सो ये जो मेटल और लिगेंड के बीच में जो एक रिपल्शन फोर्सेस है इनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच, उसकी वजह से जो डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स हैं ये क्या हो जाते हैं, ब्रेक होकर के दो सेट्स में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, सो रीजन क्या है इनके दो सेट्स में डिवाइड होने का? रिपल्शन है जो मेटल और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होता है। अगर आप इन दोनों सेट्स को देखो और इन दोनों सेट्स को देख करके, और जो इनकी एनर्जी है वो एक जगह आप देख रहे हो T2G की ज्यादा है और एक जगह T2G की एनर्जी जो है वो डिजनरेट ऑर्बिटल से कम है, इसका रीजन कौन बताएगा कि ऐसा क्यों है? कि कभी तो T2G सेट की जो एनर्जी है वो डिजनरेट जो एनर्जी है इस डिजनरेट एनर्जी से ज्यादा है, और कभी T2G सेट की एनर्जी डिजनरेट एनर्जी से कम है। इसका रीजन क्या है? रितिका, हनी, अपूर्वा, बताओ जरा। किसी को नहीं पता? श्वेता? सर लिगैंड किस एक्सिस के साथ अप्रोच कर रहा, ऑक्टाहेड्रल में है या फिर टेट्राहेड्रोनल में आ रहा? लिगेंड किस, क्या बताया? एक्सिस के उस आ रहा। अगर रिपल्शन ज्यादा है तो डी ऑर्बिटल एनर्जी जो है वो जिस एक्सिस के अप्रोच कर रहा, जैसे जेड एक्सिस के साथ अप्रोच कर रहा तो उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, तो वे ऊपर की तरफ चले जाएंगे। मैंने आपको लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें भी डिस्कस किया था कि जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनका शेप जो है वो एक जैसा नहीं होता। ठीक है ना, जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो हमारे पास में दो टाइप के डी ऑर्बिटल्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं। एक ऑर्बिटल होते हैं जिनको हम बोलते हैं एक्सियल डी ऑर्बिटल्स, ठीक है ना, और एक होते हैं नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स। अब मुझे जरा ये बताओ एक्सियल कौन कौन से थे? रितिका, हनी, आप लोग भी तो थोड़ा बहुत तो पढ़ते हो। आवाज आ रही है? रितिका, हनी, मोनिका, अपूर्वा? बेटा अगर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है तो वीडियो ऑफ कर सकते हो। मुझे दिखाई दे रहा है रितिका, हनी, मोनिका, आप तीनों का जो नेटवर्क है वो लो है। आप लोग अपना वीडियो ऑफ रख सकते हो जिससे आप लोग अच्छे से सुन पाओ। एक्सियल ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं? अलोंग द एक्सिस। हाँ, जो अलोंग द एक्सिस होते हैं उनको हम एक्सियल ऑर्बिटल बोलते हैं। और जो हमारे पास में डी ऑर्बिटल्स हैं एक्सियल वाले, उनका नाम बताओ। डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, एक तो हमारे पास में है डी जेड स्क्वायर और एक ऑर्बिटल है हमारे पास में डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये दोनों डी ऑर्बिटल्स वो हैं जो एक्सिस के अलोंग होते हैं या एक्सिस के ऊपर होते हैं। ठीक है ना, अब एक्सिस के ऊपर अगर होते हैं तो इनको आप क्या बोलोगे? एक्सियल ऑर्बिटल्स बोलोगे। जैसे कि अगर हम इसको देखें, ठीक है ना, ये हमारे पास में मान लीजिए अलग अलग एक्सेस हैं तीनों, सॉरी तीनों एक्सेस हैं, और इस एक्सेस में अगर आप देखो तो डी ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ठीक है ना, इस तरीके से डी ऑर्बिटल आपको दिखाई दे, डी जेड ऑर्बिटल आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये क्या है? जेड एक्सिस के अलोंग है, और जब ये जेड एक्सिस के अलोंग है इसीलिए हम क्या बोलेंगे? एक्सियल ऑर्बिटल इसको बोलेंगे क्योंकि ये एक्सिस के अलोंग हो रहा है। और ये जो आपके पास में डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इसको अगर आप देखो तो ये ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा कि ये हमारे पास में है वाई एक्सिस, ये हमारे पास में एक्स एक्सिस और ये हमारे पास में जेड एक्सिस। ठीक है ना, और इनको अगर आप देखो यहाँ
तो ये कैसे बनाएंगे, हमारे पास ये ऑर्बिट ये कौन से हैं, ये है हमारे पास में डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये ऑर्बिटल आप इस तरीके से बनाओगे, ऐसे, ये ऐसे, ये आपको पता है ये एक्स माइनस एक्सिस है, ये आपका माइनस वाई एक्सिस है, ये आपका माइनस जेड एक्सिस। तो इस तरह से, और तो आप देखोगे कि ये दोनों जो लोब्स हैं, जो कि डबल डम्बल शेप्ड होता है डी ऑर्बिटल, तो यहां पर आप देख रहे हो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इन एक्सिस के ऊपर है, इस वजह से इसे हम बोलते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल, ये दोनों ही ऑर्बिटल कैसे हैं हमारे पास में, एक्सियल नेचर के होते हैं। ठीक बात है। सो इस तरह से आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई कि एक्सियल है। और बाकी के जो हमारे पास में तीन और ऑर्बिटल होते हैं, जिसमें एक ऑर्बिटल है हमारे पास में डी एक्स वाई, एक ऑर्बिटल है हमारे पास में डी वाई जेड, और एक ऑर्बिटल है, ये जो ऑर्बिटल्स हैं, ये तीनों के तीनों ऑर्बिटल कैसे हैं, ये नॉन एक्सियल नेचर के होते हैं। तो अगर हम इसको देखें, तो इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं, ये हमारे पास में वाई एक्सिस, ये हमारे पास में एक्स एक्सिस, ये हमारे पास में जेड एक्सिस अगर है, तो इसको अगर आप बनाओगे तो कैसे बनाओगे, ये है हमारे पास में डी एक्स वाई, से डी एक्स वाई। डी एक्स वाई का मतलब हो गया एक्स और वाई के बीच में, एक्स और वाई के बीच में ये ऑर्बिटल्स आपके हों। तो जब ये ऑर्बिटल्स एक्स और वाई के बीच में है, तो ये किसी भी एक्सिस के अलोंग नहीं है, साथ के ऊपर नहीं है। जब एक्सिस के ऊपर नहीं है, तो जब लिगेंड जो है वो किसी एक्सिस पर जब क्या करता है, अप्रोच करता है सेंट्रल मेटल एटम के पास में, तो जो रिपल्शन है वो यहाँ पे क्या लगेगा, कम लगेगा। अगर हम ऑक्टाहेड्रल के केस में देखें, तो ये हमारे पास में ऑक्टाहेड्रल केस होता है, ठीक है ना। लिगेंड है अलग अलग, 6 लिगेंड्स आ रहे हैं। अब देखो, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये वाई एक्सिस के अलोंग है, ये जेड एक्सिस के अलोंग है, ये माइनस जेड एक्सिस के अलोंग है, ये आपका माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग है, और माइनस वाई एक्सिस के अलोंग है। तो ये एक्सिस के अलोंग अगर होते हैं तो रिपल्शन ज्यादा होगा, और एक्सिस के अगर बीच में होगा तो रिपल्शन क्या होगा, कम होगा। ठीक है। तो इसी वजह से आप यहाँ पे जब इनकी स्प्लिटिंग करते हो, ये जब स्प्लिटिंग करोगे, तो ये जो सेट है आपका, जिसको आपने कहा है दिस वन एक्सियल, ये जो सेट है इसे हम बोलते हैं क्या, ईजी, ईजी सेट। ठीक है। और ये वाला जो सेट है जो हमने यहां देखा है, जो एक्सिस के बीच में है, इसे हम क्या बोलेंगे, T2G सेट। तो आप मुझे बताओ किसमें रिपल्शन ज्यादा होगा, ईजी सेट में या T2G सेट में। अगर ऑक्टाहेड्रल की हम बात कर रहे हैं, तो ये ऑक्टाहेड्रल जो है, इसकी अगर हम बात करते हैं, तो किसमें रिपल्शन ज्यादा होगा, कौन से सेट में रिपल्शन ज्यादा होगा, जी ईजी सेट में, क्योंकि ये एक्सिस के अलोंग होते हैं। तो जब एक्सिस एक्सिस के अलोंग आकर के इस तरीके से जब वो अप्रोच करेगा, तो रिपल्शन यहाँ पे ज्यादा हमें शो होगा, और इसकी जो एनर्जी है ईजी सेट की, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, तो आप यहाँ पर देखोगे कि इस टाइप का रिपल्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस टाइप का रिपल्शन क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि ईजी की एनर्जी ज्यादा है T2G से। तो इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे, ये है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, उनके लिए इस टाइप का रिपल्शन आपको देखने को मिलता है, जिसमें ईजी सेट की एनर्जी T2G सेट की एनर्जी से ज्यादा होती है। क्लियर है, ये वाली बात समझ में आ गई सभी को। ओके ओके। अब ये होगा क्या कि कितनी एनर्जी, ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी कितनी डिजेनरेट एनर्जी से ज्यादा होगी, और ये जो एनर्जी है T2G सेट की, ये कितनी एनर्जी इससे कम होगी। इस बारे में अगर हम देखें, तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि इसकी एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, वो 2/5 डेल नॉट होगी, और इसकी एनर्जी जो है वो 3/5 डेल नॉट होगी। क्यों होगी, इस पर हमने उस दिन बात की थी कि ये डेल जो है, डेल नॉट यहाँ पे क्या दिखा रहा है,
डेल तो दिखा, ये जो डेल्टा है ये तो दिखा रहा है CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, और ये जो नॉट आपको देख रहे हो, वो जो देख रहे हो ये है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं? 5। डी ऑर्बिटल्स कितने हैं? 5 डी ऑर्बिटल्स है, इसलिए हमने यहाँ पे 5 रखा है। ये किसकी वजह से स्प्लिट हुए हैं? इन 3 ऑर्बिटल्स की वजह से स्प्लिट हुए हैं, इसलिए ये हो गया 3/5, और ये जो है वो इन 2 EG सेट के ऑर्बिटल्स की वजह से स्प्लिट हुए हैं, इसलिए इसकी वैल्यू जो है वो 2/5 होगी। तो इस तरह से अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो माइनस में होगी सर, क्योंकि ये एनर्जी हम इसे 0 मानते हैं डिजेनरेट एनर्जी। ये जब एनर्जी बढ़ेगी तो ये एनर्जी प्लस में होगी, और जब ये घटेगी तो ये माइनस में हो जाएगी। तो यहाँ पर ये एनर्जी क्या आएगी? ये आएगी 0.6 डेल नॉट, ठीक है। और जब हम इसको करेंगे तो ये एनर्जी क्या आएगी? ये आएगी -0.4 डेल नेट, आया ना? ठीक है। यस सर। सो इस तरह से इनकी जो एनर्जीज हैं वो आप बता सकते हो कि कितना एनर्जी डिजेनरेट ऑर्बिटल से T2G सेट की कम होगी और EG सेट की ज्यादा होगी। अच्छा, एनर्जी जब घटेगी डिजेनरेट ऑर्बिटल से, जब एनर्जी कम होगी तो उसे हम बोलेंगे स्टेबलाइजेशन, क्योंकि जितना एनर्जी कम होती है कॉम्प्लेक्स आयन क्या होगा? उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है, ये तो आप जानते हो। तो ये जो सेट है, ये जो T2G सेट है, ये T2G सेट क्या कर रहा है? ये स्टेबलाइज कर रहा है कॉम्प्लेक्स को। ये क्या कर रहा है? ये स्टेबलाइज कर रहा है, और ये जो EG सेट है ये क्या कर रहा है? ये डीस्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है ना। मतलब अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे T2G सेट में तो वो कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबलाइज होगा, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे तो ये उसको उतना ही डिस्टेबलाइज करेगा। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि चाहे ये जो एनर्जी है इस पर हम थोड़ी सी अगर हम बात करें, ये जो एनर्जी है इसकी जो है वो 0.6 डेल नॉट आ रही है, और इसकी एनर्जी जो है वो 0.4 डेल नेट आ रही है। इन दोनों एनर्जीज को देखें तो इनका प्रभाव बराबर है। ये जितना स्टेबलाइज कर रहा है उतने ही EG सेट क्या कर रहा है? इसको डिस्टेबलाइज कर रहा है। अगर आप इसकी बात करें कि जैसे मान लो कि ये आपके पास में EG सेट है, ये आपके पास में T2G सेट है, ये आपके पास में T2G सेट, और ये हमारे पास में EG सेट। सोचो कि अगर मैंने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरे 6, ठीक है। सो 6 इलेक्ट्रॉन्स भरे तो मैं यहाँ पर बताऊंगा कि 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो ये क्या वैल्यू आ गई? 2.4 डेल नेट माइनस का, आया ना। और अगर मैं इसके लिए निकालता हूं तो इसकी वैल्यू है ये प्लस 0.6 मल्टीप्लाइड बाय कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ सकते हैं? 4, ठीक है ना। सो ये 4, ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 2.4 है। तो ये प्लस का 2.4 डेल नेट और ये माइनस का 2.4 डेल नेट, मतलब कि जितना ये इसको डिस्टेबलाइज कर रहा है उतना ही दूसरा जो ऑर्बिटल सेट है वो उसको स्टेबलाइज करेगा, तो वैल्यू उसकी सेम ही आएगी। क्लियर बात? तो इस तरह से ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई सभी को कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में किस तरीके से डी ऑर्बिटल्स जो डिजेनरेट थे, जो यहाँ पर सेम एनर्जी के थे, वो किस तरीके से स्प्लिट हुए, जो सेम एनर्जी के ऑर्बिटल से ये किस तरह से स्प्लिट हुए इस फॉर्म में। इनकी एनर्जी जो है वो किस तरीके से दी जाएगी, और ये जो स्टेबलाइज करने वाली एनर्जी है या डिस्टेबलाइज करने वाली जो एनर्जी है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होती हैं, सिर्फ उनका साइन डिफरेंट होता है। ठीक बात? क्लियर? आगे चले। अच्छा, ये जो टोटल एनर्जी है डिफरेंस जो है, ये जो टोटल एनर्जी डिफरेंस है, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसमें? डेल नॉट में, ठीक है। लेकिन ये डेल नॉट जो है इसको हम 10 ड्यू क्यू के बराबर होता है, तो ये जो वैल्यू आएगी, ये जो वैल्यू आएगी इसको हम 6 डी क्यू भी बोल सकते हैं, और ये जो वैल्यू आएगी इसको हम 4 डी क्यू भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। और ये जो एनर्जी डिफरेंस है 10 डी क्यू का, इन दोनों के बीच का ये जो एनर्जी डिफरेंस है, ये एनर्जी डिफरेंस किसकी वजह से है? ये है किसकी वजह से? जो फील्ड स्ट्रेंथ इस पर काम करेगा, किसकी वजह से? जो लिगेंड है। चाहे अगर हम वीक फील्ड लेंगे
या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लेंगे, दो जो लिगेंड हम ले रहे हैं उसका फील्ड स्ट्रेंथ किस तरीके का है उस बात पर ये डिपेंड करता है। तो अगर इस चीज पे डिपेंड करता है तो हमारे पास में कई सारे तरह के लिगेंड्स हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर हम कुछ लिगेंड्स की बात करें, जैसे मान लीजिए कि ये आपका आयोडाइड है, ठीक है ना। एक आपके पास में मान लीजिए कि यहाँ पे ब्रोमाइड है, यहाँ पर आपके पास में क्लोराइड है, यहाँ पर आपके पास में फ्लोराइड है, यहाँ पे मान लीजिए कि आपके पास में हाइड्रोक्साइड है, और मान लीजिए कि आपके पास में साइनाइड है ना। और जैसे साइनाइड साइनाइड है, और जैसे मान लीजिए आपके पास न्यूट्रल लिगेंड्स भी हैं, ये भी है ना। ये NH3 हो सकता है, ये एथिलीन डायमीन जो है वो हो सकता है, कोई पिरिडीन जो है वो हो सकती है, या फिर और कौन से हो सकते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकती है CO। तो ऐसे करके बहुत सारे टाइप के लिगेंड्स हो सकते हैं। तो अगर हम इनको इनके फील्ड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग एक ऑर्डर में जमाएं, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाएं इनके फील्ड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, तो एक सीरीज हमें मिलती है जिसे हम बोलते हैं स्पेक्ट्रो केमिकल सीरीज। ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है कि लिगेंड्स को उनकी फील्ड स्ट्रेंथ के बढ़ते हुए क्रम में या असेंडिंग ऑर्डर में हमने उसको अरेंज किया हुआ है, तो जो सीरीज हमें मिलेगी उसे हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। तो यहाँ पे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, अब इन सबको अगर हम जमाएं तो यहाँ पर आप देखोगे कि आयोडाइड जो है उसका साइज सबसे बड़ा होता है, इसलिए उसकी फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, सबसे कम होगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आपका बाद में ब्रोमाइड आएगा, उसके बाद में और ज्यादा किसकी होगी, क्लोराइड की होगी, उसके बाद में और ज्यादा किसकी होगी, फ्लोराइड की होगी, उसके बाद और ज्यादा किसकी होगी, OH की होगी, उसके बाद अगर हम और ज्यादा डिस्कस करें तो किसकी होगी, वाटर की होगी, और डिस्कस करें तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अमोनिया, ठीक है ना। और ज्यादा डिस्कस करेंगे तो ये हमारे पास में होगा एथिलीन डायमीन, देन और डिस्कस करेंगे तो हमारे पास में होगी पेरिडीन, और डिस्कस करेंगे तो हमारे पास में क्या होगा, CN माइनस, और डिस्कस करेंगे तो ये हमारे पास में क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस कार्बन मोनोऑक्साइड, इस तरीके से हम इस सीरीज को, और भी बहुत सारे लिगेंड्स हो सकते हैं जिनको एक सीरीज के अंदर हम जमा लेंगे। तो ये जो सीरीज आपके पास में है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। इन की फील्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि ये जो स्प्लिटिंग है वो कितनी होगी, ठीक है। क्लियर, आगे बात समझ में। तो जब ये बात समझ में आ गई तो अगर हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को ही अगर हम यहाँ पर बेस माने और आगे थोड़ा सा हम अपनी चीज को और बढ़ाएं लेकर के, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब देखो इसमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर स्प्लिटिंग बता देता हूं, ठीक है ना। ये 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 और ये हमारे पास में है EG सेट, और ये हमारे पास में है T2G सेट। ये हमारे पास में एनर्जी, ये एनर्जी जो है वो 0.6 L नॉट इक्वल्स टू 6 EQ, और ये जो एनर्जी है हमारे पास में ये हो जाएगी आपके पास में 0.4 डेल नेट इक्वल्स टू 4 EQ। तो इस तरीके से हम इसको ले लेते हैं। अब हम अगर हम बात करें कि डिफरेंट डिफरेंट जो डी सेक्शन वो है हमारे पास, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास D1 कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, D2 कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, D3 कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, D4 हो सकता है, D5 हो सकता है, देन D6 हो सकता है, D7, D8 और D9 और D10 अलग अलग हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, ये सारी की सारी सिचुएशंस हमारे पास में हो सकती हैं। तो अब अगर हम इसकी बात करें कि कितने ऑर्बिटल्स यहाँ पर किस सेट में प्रेजेंट है और इतने इलेक्ट्रॉन्स कहां पर जाएंगे, तो मान लीजिए कि हमारे पास में D1 स्थिति है, तो D1 स्थिति में हमारे पास में इलेक्ट्रॉन हम कहां फिल करेंगे, ये हमारे पास में ये सेट है,
और यहाँ पर अगर हमें D1 इलेक्ट्रॉन फिल करना हो, ये D2G सेट, ये हमारे पास DG सेट। अब अगर हमें यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन फिल करना हो तो हम यहाँ पे फिल करेंगे या यहाँ पे फिल करेंगे? कहाँ फिल करेंगे? T2G वाले में। T2G वाले में। Eg वाले में हम फिल नहीं करेंगे। अच्छा, इस T2G वाले में भी हम यहाँ फिल करेंगे या यहाँ पे फिल करेंगे या यहाँ फिल करेंगे? कौन से सेट में यहाँ पर फिल करेंगे? क्योंकि ये जो आपका ऑर्बिटल है ये है आपका dxy, ये है हमारे पास में dyz और ये है हमारे पास में dzx। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये है dz स्क्वायर और ये है हमारे पास में dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो अब आप मुझे ये बताओ कि यहाँ अगर आप फिट करते हो तो इन तीनों में से किस ऑर्बिटल में फिट इसको फिल करोगे? dyz में, xy में या dzx? dxy। इसमें आप किसी में भी फिल कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि इन सब की एनर्जी क्या है? सेम। और जब सेम एनर्जी है तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम xy में कर रहे हैं या इसमें कर रहे हैं या इसमें कर रहे हैं, हम किसी में भी इसको फिल कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड इलेक्ट्रॉन अगर हम बात करें, ये तो हमारे पास में D1 की स्थिति हो गई, हमने D1 की स्थिति बोल दी। अब हम D2 की बात करते हैं, तो D2 के अंदर ऑर्बिटल, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ जाएगा? एक सिचुएशन हमारे पास हो सकती है कि ये वाली सिचुएशन, और एक सिचुएशन ये हो सकती है कि हम यहाँ इलेक्ट्रॉन लेके जाए। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? ये पेयरिंग होगी या यहाँ पे YZ में ये एंटर करेगा? YZ में एंटर करेगा। YZ में एंटर करेगा, क्योंकि यहाँ पर एक रूल काम करेगा जिसको हम बोलते हैं क्या? हुड्स मल्टीप्लिसिटी। हुड का मल्टीप्लिसिटी रूल क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन अगर एक से ज्यादा होते हैं और डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में अगर हम उसे फिल कर रहे हो हैं तो इलेक्ट्रॉन वहां फिल होगा, कहाँ पे? यहाँ सबसे पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उसमें आ जाए, ठीक है ना? क्लियर है? अब जब, तो ये हमारे पास में स्थिति हो गई D2 की। अगर हमारे पास में D3 होगा तो हुड का मल्टीप्लिसिटी रूल काम करेगा और ये यहाँ पे फेल हो जाएगा। तो ये हमारे पास में D1, D2 और D3 की सिचुएशंस हो जाती है। लेकिन अगर अब हम आते हैं, हमारे पास यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अब हम आते हैं यहाँ पे D4 में। अब D4 में दो तरह की सिचुएशंस हमारे पास में रहेंगी। एक तो D4 की सिचुएशन ये रहेगी कि हमने यहाँ पे फिल कर दिया, ठीक है, और दूसरी सिचुएशन क्या रहेगी? दूसरी सिचुएशन ये रहेगी कि हम दूसरी सिचुएशन हमारे पास में ये है कि ये हमारे पास में तीन ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन था और एक अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो अब ये दो सिचुएशंस में से हमारे पास में कौन सी सिचुएशन आएगी? ये हमारे पास सिचुएशन ए है और ये हमारे पास में सिचुएशन बी है। तो हमारी कौन सी सिचुएशन यहाँ पे फुलफिल होगी या कौन सी सिचुएशन हमारे लिए सही है? बी सिचुएशन सही है या ए सिचुएशन सही है फॉर D4 कॉन्फ़िगरेशन? बता सकते हो? सर वो तो लिगैंड के ऊपर डिपेंड कर, हाँ, सर लिगैंड के ऊपर डिपेंड बिल्कुल करता है, कोई depend स्ट्रॉन्ग करेगा। है या फिर वीक है। बिल्कुल, वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास जो लिगेंड है वो लिगेंड किस टाइप का था। अगर वो लिगेंड, अब यहाँ पर दो सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं जो हमने यहाँ पर देखी है। एक सिचुएशन ये है और एक सिचुएशन हमारे पास में बी है। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमने जो लिगेंड लिया है वो लिगेंड जो है वो किस नेचर का है, लिगेंड्स नेचर जो है वो कैसा है। जो हमारे पास में यहाँ पे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने अभी ली थी, ठीक है ना, ये जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने ली है, ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उसका फील्ड स्ट्रेंथ कितना है? अगर उसका फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो वो क्या करेगा? अलग तरह से बिहेव करेगा। और अगर उसका फील्ड स्ट्रेंथ कम है तो वो अलग तरह से बिहेव करेगा। अब हम ये देखते हैं कि कब सिचुएशन ए बनेगी और कब सिचुएशन हमारे पास में बी बनेगी, ठीक है। सो दो सिचुएशंस में यहाँ पर हम एक बात
देखें कि पेयरिंग तब होगी जब पेयरिंग एनर्जी आपके पास में प्रेजेंट हो। अब पेयरिंग एनर्जी क्या होती है उस पर थोड़ी सी हम बात करें। जल्दी से बात करते हैं क्योंकि अभी 5 मिनट में ये मीटिंग भी खत्म हो जाएगी हमारी। तो पेयरिंग एनर्जी, देखो आपको पता है कि लिगेंड और इलेक्ट्रॉन्स, जब हम किसी में एक इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट है या दो इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट है और अब हम उसमें और इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करना चाहते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो रिपेल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एनर्जी उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि उसका रिपल्शन कम हो सके, और उसे हम बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। उसे हम क्या बोलेंगे, ऐसी एनर्जी जो अगर हम उसको प्रोवाइड कर दें तो वो उस रिपल्शन फोर्स को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है या सब पास कर देता है, तो उसे हम बोलेंगे पेयरिंग एनर्जी। तो दो तरह के केसेस हमारे पास में यहाँ पे हैं। एक मान लेते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और एक है हमारे पास में मान लीजिए कि यहाँ पे वीक लिगेंड। तो अगर पेयरिंग एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी और ये है हमारे पास में स्टेबलाइजेशन एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे रहती है कम जब हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लिया हुआ होता है। तो देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लिया हुआ है, पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू कम है इस CFSE से, तो CFSE से कम होने की वजह से पेयरिंग एनर्जी आसानी से अटेन हो जाएगी और पेयरिंग हो जाएगी। लेकिन अगर हमने वीक फील्ड लिगेंड लिया तो यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होती है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी से, तो ये एनर्जी अटेन नहीं हो पाएगी क्योंकि मैक्सिमम आपके पास में इतनी एनर्जी अटेन हो सकती है और इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, तो ये आप पेयरिंग नहीं कर पाओगे और ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ आना था वो पहुंच करके G सेट में चला जाता है। ठीक है ना, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड पर डिपेंड करता है कि आने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस तरह से होंगे। इस तरह से अगर आप D5 के लिए देखेंगे तो D5 के लिए इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो D5 के लिए ये सिचुएशन आएगी। अगर हम D6 के लिए देखेंगे तो D6 के लिए ये यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी क्योंकि आसानी से पेयरिंग एनर्जी कम है तो वो आसानी से मिल जाएगी हमें यहाँ पे। और यहाँ आप देखोगे D6 के लिए, तो अब क्या होगा, जब ये सारे के सारे फिल हो चुके हैं, अनपेयर्ड हैं, तो अब यहाँ पर एकमात्र चारा ये बचता है कि अब इसकी पेयरिंग। तो D6 के लिए अगर आप यहाँ देखोगे तो D6 के लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए तो सिचुएशन ये है और वीक फील्ड के लिए सिचुएशन ये है। अगर हम D7 में जाएं तो D7 में आप क्या करोगे, अब यहाँ जब सारा फिल हो गया तो आप इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे पेयर। ऐसे ही फिर D8 के लिए जाओगे तो D8 के लिए यहाँ जाएगी और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पेयर। ऐसे ही फिर D9 के लिए तो D9 में यहाँ पे पेयरिंग होगी। और तो देखो इस स्थिति में जब हमने D9 देखा है तो D9 स्थिति में स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड दोनों के लिए सेम सिचुएशन, एक जैसी कॉन्फ़िगरेशन आपके पास देखने को मिल रही है। और जब हम D10 में जाएंगे तो भी हमें यहाँ पे जो सिचुएशन है स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए और यहाँ पे जो वीक फील्ड के लिए है, दोनों के लिए सिचुएशन सेम है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि D1, D2, D3, D9 और D10, इन 5 कॉन्फ़िगरेशंस के लिए हमारे पास में चाहे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे हमारे पास वो वीक फील्ड लिगेंड हो, सबके लिए सिचुएशन क्या रहती है, सेम रहती है। एक जैसी सिचुएशन हमारे पास यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्लियर है, समझ में आ गई सबको, समझ में आ गया? यस सर। ओके, तो अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ गई तो कल हम लोग इन सब के लिए, चाहे वो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, चाहे वो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की सिचुएशन हो या वीक फील्ड लिगेंड की सिचुएशन हो, इनके लिए हम CFSE की वैल्यू कैलकुलेट करना सीखेंगे कि इनके लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या आती है, या वो लिगेंड जब मेटल के साथ में जुड़ेगा तो कितना स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा या कितना वीक कॉम्प्लेक्स वहां पर बनाएगा। ठीक है, और वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा या डायमैग्नेटिक नेचर का होगा, स्पिन फ्री होगा या स्पिन पेयर्ड होगा, इन सब चीजों को हम यहाँ पर कल डिस्कस करेंगे इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए और टेट्राहेड्रल और जो स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस है उनके लिए। ठीक है,
ओके बेटा, यस सर। चल ठीक है, तो फिर हम कल मिलते हैं। एक आध सेकंड में ही ये ऑफ होने वाली है अपने आप ही, 11:50 हो चुके